नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। देश के संविधान से हर नागरिक को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार मिला है, जिसका अर्थ सिर्फ किसी के अस्तित्व से नहीं, मानवीय गरिमा के साथ जीना और वो सभी पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं, इसमें शामिल है। तो आज दस्तक होगी उन्हीं खबरों से जुड़ी हुई जहां संविधान से मिले अधिकार पर चोट हो रही है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि जीवन का अधिकार बड़ा है, धार्मिक अधिकार बाद में आते हैं। अगली खबर होगी वैक्सीन की। कोरोना से बचाने वाला टीका लगेगा तभी जीवन का अधिकार सुरक्षित होगा, लेकिन टीकाकरण शुरू होने के 6 महीने बाद राज्यों के पास वैक्सीन का टोटा पड़ा हुआ है। तीसरी खबर होगी उस वादा खिलाफी के खिलाफ जो रोजगार देने के वचन चुनाव में देती है। वचन निभाने की जगह कहा जाता है सबको नौकरी नहीं दे सकते। और चौथी दस्तक होगी हर साल मुंबई में जीवन, स्वास्थ्य का अधिकार छीन लेने वाले भ्रष्टाचार की बारिश की खबर से जुड़ी हुई। तो शुरुआत करते हैं ये हुए कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा जीवन का अधिकार सबका है, सबसे बड़ा है, धार्मिक अधिकार बाद में आते हैं। कोरोना की तीसरी लहर पर प्रधानमंत्री सतर्क करते हैं। तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री को भी पता है कि महामारी से सावधान रहना जरूरी है। ये महामारी है, वैसे भी कोई भी बीमारी हो उसके प्रति नजरअंदाज उसे नहीं किया जा सकता। हमें सदैव उसके प्रति सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और यह तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने पस्त हो गई। बावजूद इसके जब उत्तर प्रदेश सरकार 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच कांवड़ यात्रा कराने को तैयार रही, तो खुद से संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा हम सब भारत के नागरिक हैं। ये मामला भारत के हर नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। यही अधिकार सर्वोच्च है। सभी तरह की धार्मिक भावनाएं इसके बाद आती है। तो क्या जीवन के अधिकार से भी ज्यादा धार्मिक अधिकार को प्राथमिकता देगी उत्तर प्रदेश की सरकार? चुनाव विधानसभा के नजदीक देख अब भी कांवड़ यात्रा को किसी भी तरह से जारी रखने की अपनी इजाजत पर कायम रहेगी सरकार, या फिर रास्ता कुछ और खोजा जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर केंद्र ने साफ कह दिया कि जनता के जीवन की वो सुरक्षा चाहते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कह दिया हम तो पहले ही कांवड़ यात्रा स्थगित कर चुके हैं, और तब भी यूपी सरकार ने हलफनामे में कहा कि प्रतीकात्मक कांवड़ यात्रा जारी रखना चाहते हैं। माना कि यूपी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस कांवड़ यात्रा के लिए बनाई, लेकिन जिस आस्था की यात्रा में दावा है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होते हैं, वहां जब प्रशासन चुनावों में गाइडलाइंस पालन नहीं करा पाता, तो चुनावी माहौल में भक्तों को क्या रोक लेगा? और तब केंद्र ने हलफनामे में कहा कि राज्यों को टैंकर के माध्यम से पवित्र गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन का वक्त मांगा, क्योंकि उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड समेत अन्य राज्यों में कांवड़ यात्रा कोरोना के संकट को देखते हुए स्थगित करने के बावजूद जब उत्तर प्रदेश कोरोना की सख्ती की बजाय भक्ति पर ही जोर देता दिखा, तो अदालत ने कह दिया पूरी तरह रद्द करने का विचार करे सरकार, हम एक मौका और दे रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उनका हम अनुपालन करेंगे, और जो भी माननीय न्यायालय कहेगा उसका हम। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर किसी तरह का गाइडलाइन या कोई आदेश या मार्गदर्शन अगर वो देंगे तो उस पर तो सभी लोग सुनेंगे भी, मगर हमारे यहाँ अभी तक तो जो तैयारी हुई थी कोविड यात्रा के लिए, और उसके साथ बहुत सख्ती से कोविड के प्रोटोकॉल हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने वहाँ दिया भी है गृह विभाग को। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश आ रहे हैं या जो भी उनकी टिप्पणियाँ आ रही उस पर भी वो इस पर विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भले 2 दिनों की मोहलत मांगी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख, केंद्र सरकार के रवैये के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार को भी समझ में आ गया है कि कांवड़ यात्रा जारी रखना खतरनाक ही होगा और आखिर में होगी किरकिरी। लिहाजा बीच का रास्ता अपनाते हुए कांवड़ महासंघों से बात करने की एक नूरा कुश्ती भी रची गई है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।
अगस्त के तीसरे हफ्ते से ही देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में धार्मिक यात्राओं को सीमित करने की कोशिश कई जगह लगातार हो रही है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा की इजाजत नहीं दी तो उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मंगलवार को ही उड़ीसा सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को लगातार दूसरे साल स्थगित कर दिया था। हालांकि अदालत के कड़े निर्देश के बाद सिर्फ पुरी और अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा तमाम पाबंदियों के बीच निकाली जा सकी। पश्चिम बंगाल में इसी हफ्ते हुगली के बहुप्रतिष्ठित महेश मंदिर में सभी धार्मिक उत्सवों को रद्द किया गया। फैसला सरकारों, धार्मिक प्रबंधकों और जनता को करना है। भक्ति जीवन में हमेशा कर सकते हैं, आस्था घर से भी पूरी की जा सकती है। आखिर जीवन का अधिकार ही सबसे बड़ा है। जीवन का अधिकार देश में तब भी नागरिकों का खतरे में पड़ सकता है अगर वैक्सीन लगाने की गति में तेजी नहीं आई। आज 16 जुलाई को देश में टीकाकरण की शुरुआत हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। देश में अब तक 39 करोड़ डोज वैक्सीन की लगी, जिसमें सिर्फ 8 करोड़ नागरिकों को ही देश के कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई। 31 करोड़ लोगों को एक डोज कम से कम लगी है। अब सवाल उठता है कि क्या इसी रफ्तार से चले तो दिसंबर अंत तक सभी व्यस्त नागरिकों को वैक्सीन लगा पाएंगे? वैक्सीन खत्म तो ताला बंद, ये नौबत 6 महीने में देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें देखिए। 16 जनवरी को देश में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। 21 जून को देश में 88 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना और अब 16 जुलाई को जब टीका लगाते लगाते 6 महीने पूरे हुए तो प्रधानमंत्री के साथ ही बैठक तक में मुख्यमंत्री और दूसरे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं वैक्सीन ज्यादा चाहिए, जरूरत मुताबिक नहीं मिलती। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने सीधे प्रधानमंत्री से प्रार्थना की है कि 75% की जगह राज्य का कोटा वैक्सीन में बढ़ाकर 95% किया जाए। तमिलनाडु ने कहा कि उन्हें 1 करोड़ वैक्सीन का कोटा अलग से चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं उन्हें हर महीने वैक्सीन की 3 करोड़ डोज चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कह चुकी हैं 14 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, मिली सिर्फ 2 करोड़ 12 लाख। और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आज तक को बताते हैं कि उन्हें यूपी के नागरिकों के लिए महीने की 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए, मिल रही है 1 करोड़ 91 लाख। कई बार हम लोग लिख चुके हैं, पुराने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हम लोगों ने इसमें अपना पत्र और अपना पक्ष रखा है कि हम 23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी, जिसमें हमारी क्षमता है 12 लाख प्रतिदिन का वैक्सीनेशन करने के लिए, जिसमें हम कर भी चुके हैं, परंतु वैक्सीन की सप्लाई में देरी होने के नाते या कटौती होने के नाते हम उतना तेजी से वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते डॉक्टर हर्षवर्धन और फिर नए वाले मंत्री जी मनसुख मांडविया, जब भी वैक्सीन की कमी का सवाल आया तो विपक्षी दल शासित राज्यों को वैक्सीन की बर्बादी न करने और सही से मैनेजमेंट करने का पाठ पढ़ाते रहे। लेकिन अब तो बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश ही कहता है कि क्षमता मुताबिक वैक्सीन नहीं मिल पा रही। हमारी क्षमता है कि हम 3 करोड़ प्रति महीना भी कर सकते हैं अगर हमको सप्लाई उपलब्ध हो जाए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का इसी महीने का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था, जब वैक्सीन की 400 डोज लेने के लिए शटर खोलकर गिरते पड़ते हजारों लोग दाखिल हुए। तो आखिर 6 महीने बाद वैक्सीन की रफ्तार क्या है? 6 महीने में रोज का औसत देखें तो 17,50,000 लोगों को वैक्सीन लग पा रही है, जबकि 21 जून के बाद से जो रफ्तार बढ़ी है उसमें अभी रोज औसत 37,80,000 लोगों को टीका लग पा रहा है। अब अगर दिसंबर तक देश के हर वयस्क को वैक्सीनेट करना है तो दावा है कि 88,50,000 वैक्सीन रोजाना लगानी होगी। लेकिन अभी तो हालत ये कि लोगों को 3-3 दिन वैक्सीन की वेटिंग लिस्ट में घूमना पड़ रहा है। दूसरे डोज के लिए आ रहा हूँ, लेकिन ये लिखा रहता है वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आप कितनी जगह गए थे? मैं 3-4 जगह जाके आया हूँ। अशोक नगर, ये मयूर फेज 2 स्कूल, यहाँ पे लाल बहादुर हॉस्पिटल, 4-5 जगह में होके आ रहा हूँ। लोग भटक रहे हैं यहाँ पर, इंतजार में हैं कि वैक्सीन आएगी, वैक्सीन उपलब्ध होगी, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनको दूसरी डोज लगनी है और उनका जो वक्त है वो हो चुका है।
इसीलिए अब सरकार ने 66 करोड़ डोज वैक्सीन की खरीदने का ऑर्डर दिया, जो सीधे राज्यों को दी जाएगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को देने के लिए अतिरिक्त 22 करोड़ डोज टीके की खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले कई दशकों से चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार बनता है। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा का नारा लगाकर जनता के दम पर सत्ता हासिल की जाती है। लेकिन सत्ता मिलने के बाद नौकरी देने की जगह पल्ला झाड़ा जाता है। ऐसा ही पल्ला जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने झाड़ा तो बेरोजगार सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गए। कांग्रेस महासचिव से शिकायत करके पूछना शुरू किया कि यूपी में रोजगार का मुद्दा है तो राजस्थान में क्यों नहीं। लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का स्वागत हो रहा हो, या फिर लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के सामने महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रियंका गांधी का धरना। दावा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका बेरोजगारों का दर्द उत्तर प्रदेश में सुनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी बेरोजगारों के साथ कांग्रेस का हाथ रखने का इरादा है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा बनाकर प्रियंका को अब उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मांगना चाहिए, यह हम कतई नहीं कह रहे। यूपी में रोजगार के मुद्दे पर राजनीति करती प्रियंका गांधी को 571 किलोमीटर दूर जयपुर से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक संदेश सुन लेना चाहिए। वो लोग रात दिन ये कर देते हैं, सालों बीत जाते हैं, और आप कल्पना करें कोई सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो किसी राज्य में, क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है? संभव है? असंभव है। मतलब वोट लेते वक्त नौकरी नौकरी और सरकार मिल जाए तो कौन सी नौकरी, कहां की नौकरी? तो फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर ट्वीट करना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, उनको मालूम है कि जब सबको नौकरी नहीं मिल सकती है तो 1000 नौकरी के लिए 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। आप सोचिएगा कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है नौकरी के लिए, और बहुत कम लोग नौकरी प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, और एक उम्र के बाद फिर वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मुद्दा रोजगार होगा और राजस्थान के बेरोजगारों को कहा जाएगा तुम कौन खामखा। इसीलिए राजस्थान के अलग अलग जिलों में भर्ती प्रक्रिया वर्षों से लटका कर बैठी गहलोत सरकार के खिलाफ दिल्ली तक आवाज उठाने के बाद अब बेरोजगार नौजवानों ने सीधे लखनऊ पहुंचकर प्रियंका गांधी से ही रोजगार की राजनीति का सच पूछना तय कर दिया। उत्तर प्रदेश से मैं वापस नहीं आऊंगा सुविधा के नाम पे, सुविधा के नाम पे जान दे के आऊंगा। अगर मैं मेरे घर परिवार में वापस आऊंगा तो नियमित कंप्यूटर भर्ती का नोटिफिकेशन दोगे तो आऊंगा। हमारे परिवार ने हमारे लिए, मेरे लिए जो 10 लाख रुपए डिग्रियों के लगाया, मैंने BCA किया है, MSc किया है, MCA किया है, उसके बाद में आप 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्या मैं संविदा पे लगने के लिए तैयारी कर रहा हूँ? उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने ये कहा था वहाँ कि संविदा पे भर्ती निकालना युवाओं का अपमान है। ऐसे में उनके सामने यही बात रखने जा रहे हैं कि राजस्थान में ये हो रहा है, उत्तर प्रदेश आपने ये कहा, मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंच नहीं, न अधिकारी पहुंचा रहे न। देश में जब पकौड़ा बेचने को भी रोजगार का जरिया बताया गया तो ये कांग्रेस ही थी जिसने देश भर में इसे युवाओं के साथ धोखा बताकर मुद्दा उठाया। लेकिन नौकरियों के लिए अटकाए गए राजस्थान के युवाओं को अब मुख्यमंत्री कहते हैं। हमें चाहिए कि हम जहाँ हर क्षेत्र में प्रयास करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, अपने काम धंधे भी प्रयास करें। सबको नौकरी नहीं दे सकते और युवा खुद आत्मनिर्भर बने तो क्या सरकारी नौकरी की भर्ती इम्तिहान की कॉपियां समोसे का तेल सोखने के लिए भरवाई जाती हैं? 2013 में नर्स भर्ती का इम्तिहान हुआ, 8 साल से नियुक्ति अटकी है। कंप्यूटर शिक्षक वर्षों से रोजगार पाने को दौड़ रहे हैं, कभी मंत्रियों के घर के बाहर जाते हैं, कभी सरकारी दफ्तर के बाहर। सहायक रेडियोग्राफर का एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 21 मई को जारी कर दिया गया था, और उसमें चयनित अभ्यर्थी भी चुन लिए गए हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। हमारा रिजल्ट भी आ चुका है, हमें बस नियुक्ति का इंतजार है। हमें सरकार से यही गुहार है, हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, लेकिन सरकार की तरफ से यह कोई बताने वाला नहीं है कि इनको ज्वाइनिंग कब दी जाएगी। 1 साल का लंबा इंतजार हो गया, कोरोना की दूसरी लहर भी खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। चुनाव में मंदिर मंदिर जाने वाली राजनीति सीख चुकी कांग्रेस के नेता ये भी देखें कि राजस्थान में सरकारी पुजारी रखने वाली नौकरी का नतीजा भी 8 साल से नहीं आया।
उल्टा नतीजा ये हुआ कि जयपुर के महेंद्र मिश्रा के भाग्य की सरकारी नौकरी वाली रेखाएं सत्ता ने जब गायब कर दी तो ज्योतिषी की पढ़ाई कर वो दूसरों का ही भाग्य बताने लगे। नोट्स बना करके रख दिए हैं। एग्जाम देने के बाद में यही इंतजार करते रहे कि कब हम प्रबंधक बनेंगे देवस्थान विभाग में, कब हम पुजारी लगेंगे। वही सब करते रहे। करते करते जब बहुत इंतजार हो गया, कई वैकेंसियां पहले भी आई लेकिन नहीं हो पाया। अब तो शायद हम ओवर एज भी हो गए हैं। राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा पद खाली है। 2.5 साल से परीक्षाएं टल रही हैं। इसीलिए राजस्थान के बेरोजगार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी से अपनी तकलीफ बताने पहुंच गए। लेकिन राजस्थान के उन्हीं बेरोजगार नौजवानों को दावा है कि लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा लिया और मारा पीटा। तो क्या यही है रोजगार की वो राजनीति जिसमें बेरोजगार का वोट तो चाहिए, बेरोजगार का सवाल नहीं? और आप कल्पना करें कोई सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो किसी राज्य में, क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है? संभव है? असंभव है। यही बात कि नौकरी सबको नहीं दे सकते। चुनाव के वक्त बोल दे पार्टियां और नेता तो सत्ता वाला रोजगार पाना मुश्किल हो जाएगा। राजनीति में बेरोजगारी का मतलब समझ आ जाएगा। शरद कुमार, जयपुर आज तक। सरकारें किसी भी दल की बन जाएं, लेकिन सुरक्षित चलने का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार भी जनता को नहीं मिल पाता है। गवाही महाराष्ट्र की राजधानी महाराष्ट्र का शहर मुंबई देता है कि देश में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले मुंबई को आज भी चंद घंटे की बारिश में सड़क पर समुद्र के बीच चलना पड़ता है। खुले मैनहोल के ढक्कन जान लेने का खतरा पैदा करते हैं। ट्रेनें बंद हो जाती हैं, मुंबई रुक जाती है। 8 तस्वीरें देखिए। 2006 से 2021 आ चुका है। पिछले 16 साल की ये 8 तस्वीरें मुंबई की हैं। हर साल जहां बारिश में डूबना एक वार्षिक शोक जैसा बन चुका है। शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी सब महाराष्ट्र में राज कर चुके हैं या कर रहे हैं। बीएमसी में शिवसेना का शासन है, लेकिन जनता के हिस्से सिर्फ बारिश में मुसीबत आई है। ये 8 तस्वीरें सत्ताधारियों के लिए शर्म की है। ये 8 तस्वीरें गवाही देती हैं कि शासन किसी का भी हो, मुंबई वासियों को बारिश में डूबना नियति बनाकर छोड़ दिया गया है। दुष्यंत कहते थे कि सूरत बदलनी चाहिए तो जरूरी है आप दस्तक देकर, अपनी आवाज उठाकर इन तस्वीरों को बदलने के लिए मजबूर करें। थोड़ी ही देर में हम आपको पंजाब में कांग्रेस के भीतर दोफाड़ होने की चुनौती से जुड़ी दस्तक दिखाएंगे, लेकिन अभी बात पंजाब में संकट मोचक बने हरीश रावत के खुद अपने राज्य में संकट को लेकर। जो हरीश रावत पंजाब में कांग्रेस के भीतर फैला रायता समेटने में जुटे हैं, उनके उत्तराखंड में ही कांग्रेस के भीतर गुटबाजी चल रही। कहीं कम्युनिकेशन गैप दिखाई देगा तो मैं हूं ना उस काम के लिए। पंजाब में कांग्रेस का कैप्टन कौन वाली कलह का कम्युनिकेशन गैप संभालते संभालते संकट मोचक बने हरीश रावत। पंजाब से दिल्ली और दिल्ली में 10 जनपद से राहुल गांधी के घर, राहुल के घर से पार्टी दफ्तर दौड़ते दौड़ते पंजाब में कांग्रेस का संकट नहीं दूर कर पाए। उल्टे कांग्रेस का संकट मोचक बनते बनते अपना दर्द भी नहीं कह पा रहे कि यदि मरने के बाद भी कोई मुझसे कहे कि दिल्ली में दफन करेंगे तो मैं कहूँगा मेरे गांव के शमशान में दफन होना चाहिए करके। तो ये तो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, जनसेवा है, उसके लिए तो मैं यकीनन जाना चाहूँगा। बल्कि आज तो मैं ज़रा सा बूढ़ा जैसा लगने लग गया हूँ। यदि मुझसे कहें कि उत्तराखंड में जाओ, वहाँ सर्व करना है, तो मैं अपने को 5-7 साल और जवान समझने के लिए समझूंगा। 73 साल के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दरअसल भले अब पंजाब में पार्टी की कला वाली पंचायत में एक पंच है, लेकिन वो खुद 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर अपनी पोजीशन पर चिंतित है। क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में 4 महीने के भीतर 3 चेहरे सीएम के तौर पर अदल बदल कर चुकी है और कांग्रेस अब तक पहाड़ में नेता विपक्ष भी नहीं चुन पा रही। साथ ही उत्तराखंड में टकराव इस बात का भी है कि हरीश रावत के चेहरे पर पार्टी चुनाव में उतरेगी या फिर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की चाहत के मुताबिक सामूहिक नेतृत्व का नाम लेकर। निर्णय पार्टी लीडरशिप को करना है, क्योंकि एक स्टेज के बाद आकर के आप खुद कुछ नहीं रह जाते, आप पार्टी की संपत्ति होते हैं। तो मैं पार्टी की संपत्ति हूँ। यदि वो जैसे इस्तेमाल करना चाहें, जाएंगे जाओ करके, तो बिल्कुल अपने पास ज़्यादा सामान ही नहीं है, हम अपना मूव कर जाएंगे। और नहीं जाओ कहेंगे तो कहेंगे साहब इधर कहीं कोई काम वाम है तो काम बता दीजिए। कहा जाता है कि उत्तराखंड में जिले कम होते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में गुट ज्यादा। अब पंजाब की गुटबाजी खत्म करने में जुटे हरीश रावत अपने पहाड़ की गुटबाजी में अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
बात कैप्टन के बड़े सियासी धमाके की। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चुनौती दे डाली। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस आलाकमान पर पंजाब की सरकार और राज्य की राजनीति में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस नेतृत्व को उसके ही मुख्यमंत्री ने इस तरह से नतीजे भुगतने को लेकर चेताया हो। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब कांग्रेस की इस लड़ाई का अब अंजाम क्या होगा? सोनिया गांधी क्या करेंगी? क्या कांग्रेस आलाकमान इस अपमान के घूंट को पीकर शांत हो जाएगा या फिर कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कार्रवाई करेगी? कांग्रेस में विवाद है ही नहीं है यार। किसने कहा है विवाद? आपको किसने कहा कि बना दिया जाए, बनने दिया जा रहा? ऐसा कहा जा रहा है कि फॉर्मूला तय हुआ था लेकिन कैप्टन साहब नाराज हो गए तो फॉर्मूला पर दोबारा से डिस्कशन हो रहा है। आप 24/7 हैं, आपके 10-12 पेज हैं जो प्रिंट मीडिया है, तो आपको अपने ढंग से चीजों को लिखना है। कांग्रेस कैप्टन और सिद्धू के झगड़े को लाख छिपाए, लेकिन इस लड़ाई का न सिर्फ सबको पता चल गया है बल्कि कैप्टन ने अपनी फाइनल चाल भी चल दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताते हुए सीधे आलाकमान को ही चुनौती दे दी है। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आलाकमान पर जबरदस्ती पंजाब सरकार और पंजाब की राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया है। कहा है कि आलाकमान को पंजाब राज्य को समझना चाहिए, यहाँ के हालात इतने अनुकूल नहीं है। इस झगड़े का नुकसान पार्टी और सरकार दोनों को उठाना पड़ सकता है। कुछ साल पहले तक कांग्रेस में कोई ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री कांग्रेस आलाकमान को सीधे चिट्ठी लिखे और कहे कि आलाकमान राज्य और सरकार में दखल दे रहा है। ये सब अपने आप में बताता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कितना कमजोर हो गया है और इस मुश्किल को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कितना और बढ़ा दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगला चुनाव उनकी आखिरी सियासी लड़ाई है, जिसे कैप्टन हर हाल में जीतना चाहते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी पार्टी के नेता से ही लड़ना पड़े। वैसे अमरिंदर सिंह की नाराजगी की वजह पटियाला में मनाया जा रहा ये जश्न है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों को लगता है कि उनके नेता का पंजाब कांग्रेस की कमान संभालना दिल्ली से लगभग फाइनल हो चुका है। इसीलिए सिद्धू समर्थक फूलों के गुलदस्ते लेकर नवजोत कौर सिद्धू को देने के लिए उनके घर पर आना शुरू हो गए हैं। लेकिन कैप्टन की सीधे सीधे कांग्रेस नेतृत्व को चेतावनी के बाद ऐसा होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पंजाब को लेकर आज सिद्धू एक बार फिर दिल्ली दरबार में आए। पंजाब पर 10 जनपद में दोपहर में बड़ी बैठक हुई, जिसमें सोनिया से लेकर राहुल गांधी शामिल हुए, लेकिन पंजाब में सिद्धू को कमान पर फैसला नहीं हुआ। बिल्कुल बना दिया गया अध्यक्ष। बिल्कुल कौन कहता है? आप कृपा करके मेरे बयान को बहुत केयरफुली पढ़िए जो मैंने कहा है और शब्दों को समझिए क्या कहा है। जिस बयान की गलत व्याख्या का बहाना हरीश रावत बना रहे हैं, अब उसकी हकीकत आपको बता देते हैं। गुरुवार को आज तक से बातचीत करते हुए पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने में लगे रावत ने समाधान के संकेत दिए थे। कहा था कि कैप्टन मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन हरीश रावत के इस बयान के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो गए और हरीश रावत ने यू टर्न ले लिया। और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। क्या पंजाब पे सर सिद्धू साहब को अध्यक्ष बनाने का फैसला हो गया है सर? किसने कहा? सर लेकिन आपके बयान से सर इस तरह की बातें आई थी कि नहीं, मैंने जब मुझसे क्वेश्चन किया गया कि क्या वो होंगे, तो मैंने कहा कोई भी फैसला, इस फैसले आप जो कह रहे हैं इसके चारों तरफ ही होगा। अभी कोई कई लॉजिस्टिक एंड्स हैं जिनको जो है जोड़ना है। लेकिन हरीश रावत के इस बयान ने कांग्रेस में दरार को और भी चौड़ा कर दिया। पहले सिद्धू ने अपने समर्थक विधायक और मंत्रियों की बैठक बुलाई,
तो इसके जवाब में कैप्टन ने भी मोर्चा संभाल लिया। मंत्री साहब रोज एमएलए साहबानों के साथ या मंत्री साहबानों के साथ डिपार्टमेंट को लेके, उनके जो एमएलए उनके हलकों को लेकर बातचीत करते हैं। कल भी इस तरीके से रूटीन में एमएलए और एमपी साहबान जो क्योंकि दिल्ली में अजलास शुरू होने वाला है उसको लेकर उनके पास पंजाब की क्या रणनीति होनी चाहिए लेकर पहुंचे हुए थे। एक बात हुई, उस सिद्धू साहब कहीं बैठे थे, इसमें कोई शक नहीं है, उन सुखी रंधावा जी के घर में, और कोई पाकिस्तानी के साथ बैठा था। कांग्रेसी के साथ कहीं बैठ नहीं सकता। मंगलवार को हरीश रावत ने कहा था कि 3 से 4 दिन में पंजाब से अच्छी खबर आएगी और पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगी वो सभी को मान्य होगा। गुरुवार को हरीश रावत ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने वाला बयान दिया, लेकिन शुक्रवार आते आते कांग्रेस में बनती बात बिगड़ गई और सिद्धू दिल्ली पहुंच गए और रावत के सुर भी बदल गए। से जब कोई स्टेट का लीडर मिलता है, उनके बीच में क्या बातचीत हुई वो उसकी जानकारी मुझ तक नहीं हो। सवाल यह है कि जब कैप्टन और सिद्धू दोनों पार्टी अध्यक्ष की बात मानने को राजी हैं, तो फिर कांग्रेस के नेतृत्व फैसला क्यों नहीं कर रहा? क्या ये मामला कांग्रेस के गले की हड्डी नहीं बन गया है? पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। मैं तो उसको बचपन से जानता हूं, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रोबब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया 1 day बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी। तो कांग्रेस का झगड़ा जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच गया है। अगले साल होने वाले चुनावों से पहले पार्टी चुनाव की तैयारियों के बजाय अपने दोनों नेताओं का झगड़ा सुलझाने में लगी है, जिसमें कैप्टन का पलड़ा भारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब में डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत ऐसी डेवलपमेंट की जो आगे भी हमें करनी चाहिए। माना जाता है कि पंजाब के 80 विधायकों में से 60 से 65 विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है। कैबिनेट के 17 में से 13 मंत्री भी अमरिंदर समर्थक माने जाते हैं। इसके अलावा अधिकतर सांसद, निगम बोर्ड के चेयरमैन भी कैप्टन खेमे के बताए जाते हैं, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अब तक खुलकर सिर्फ 4 कैबिनेट मंत्री और 4 विधायक ही आए हैं। कहा जा रहा है कि सिद्धू साहब ने कहा कि इस्तीफे दे दें आप सब लोग, आप भी उस मीटिंग में थे, ऐसा हुआ था? मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो हाईकमांड करेगी सबको मंजूर होगा। पंजाब में भले ही नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी या फिर सरकार का समर्थन हासिल ना हो, लेकिन दिल्ली दरबार में उनकी बात पूरी सुनी जाती है। यही वजह है कि बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दबाव बनाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं। और दिल्ली में जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को बैरंग लौटा दिया जाता है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की पूरी बात सुनी जाती है। और शायद यहीं से ही नवजोत सिंह सिद्धू को ये लग रहा है कि वो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़े नेता हैं। लेकिन आला कमान के आशीर्वाद के बावजूद सिद्धू की महत्वाकांक्षा कैप्टन की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है, जिन्होंने अब सीधे सीधे कांग्रेस नेतृत्व को ही चुनौती देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कैप्टन अमरिंदर सिंह की चिट्ठी के बाद दिल्ली में कांग्रेस के अंदर हलचल बढ़ गई है। खबर है कि पार्टी के पंजाब इंचार्ज हरीश रावत कल चंडीगढ़ जा सकते हैं। रावत के दौरे की वजह तो पंजाब कैबिनेट में फेरबदल बताई जा रही है, लेकिन इसका असल मकसद कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाना हो सकता है। पर सवाल यह है कि क्या कैप्टन मानेंगे, और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि कैप्टन कौन है। पंजाब कांग्रेस में जहां घमासान शांत नहीं हुआ है, वहीं कांग्रेस में एक और कलह शुरू हो सकती है। इसकी वजह राहुल गांधी का वो बयान है जिसमें उन्होंने अपने ही नेताओं को बीजेपी से डरने वाला और आरएसएस समर्थक करार दे दिया। सवाल यह है कि राहुल के निशाने पर आखिर कौन से नेता है। बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बारे में, क्या कांग्रेस के नेता बीजेपी से डरते हैं? और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बारे में, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ।
क्या कांग्रेस में आरएसएस समर्थक है? आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। क्या कांग्रेस में निडर नेता नहीं है? हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के एक बयान से उनकी पार्टी और उनके नेताओं पर ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जो इन सारे सवालों की जड़ है। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के वॉलंटियर से बात करते समय ये बात कही। उन्होंने बाहर जाने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, जिनको डर लगता है वो पार्टी से बाहर जा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर ईद मनाने पर भी पाबंदी लगा दी है। लोगों से घरों पर ही रहकर ईद मनाने की अपील की गई है। यानी कोरोना के समय में किसी भी त्योहार को सार्वजनिक तौर पर मनाने की अनुमति राजस्थान में नहीं दी गई। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।